हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। चलो अच्छी। आई होप तुम बढ़िया होगे। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है, और हाँ, सबको हैप्पी ईद मुबारक। ठीक है। सो आई होप तुम हर रोज़ पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है। हर रोज़ अपना बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन दो। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट ये नहीं है कि कम इम्पॉर्टेंट है। ये अब बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहा करो हर रोज़। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है। और बाकी दूसरों को पढ़ाते रहो बायोकेमिस्ट्री, तो तुम्हारा और जल्दी रिवाइज होता रहेगा। ठीक है। ठीक ठीक। आज जो टॉपिक है, आज मेरा जो टॉपिक है वो है होमोसिस्टाइन्यूरिया। मैंने तुम्हें बताया था कि मीथेनिन का सिंथेसिस मैंने बता दिया था तुम्हें, और सिस्टीन का सिंथेसिस। ठीक है, और उसका मेटाबॉलिज्म बता दिया था। तो आज क्या पढ़ेंगे, आज उसका डिफेक्ट पढ़ेंगे कि मतलब कहाँ पर किस एंजाइम का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से होमोसिस्टाइन्यूरिया होता है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो तुम्हारा होमोसिस्टाइन्यूरिया। ठीक है, अब समझना। ठीक। होमोसिस्टाइन्यूरिया का मतलब क्या है? होमोसिस्टाइन्यूरिया का मतलब है कि आपका होमोसिस्टाइन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। किस में? इन यूरिन में। ठीक है, तो होमोसिस्टाइन का लेवल बढ़ा हुआ है यूरिन में, इसलिए हम इसे होमोसिस्टाइन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है। अब समझो कि होमोसिस्टाइन्यूरिया जो होता है ना, वो आपका दो टाइप का होता है। कितना? टू टाइप्स का होता है। पहला जो होता है वो आपका होता है क्लासिकल होमोसिस्टाइन्यूरिया। ठीक है, एक तो ये वाला होता है क्लासिकल होमोसिस्टाइन्यूरिया। दूसरा जो होता है वो आपका होता है नॉन क्लासिकल होमोसिस्टाइन्यूरिया। ठीक है, नॉन क्लासिकल होमोसिस्टाइन्यूरिया होता है। ठीक है। ठीक। अब देखो, अब ध्यान समझना, ये क्लासिकल होमोसिस्टाइन्यूरिया और नॉन क्लासिकल होमोसिस्टाइन्यूरिया दो हो गए। ठीक है। अब इसमें अंतर क्या होता है? देखो, मैंने जो क्लासिकल होमोसिस्टाइन्यूरिया होता है उसमें किस एंजाइम की डिफिशियंसी होती है? पहले डिफिशियंसी लिखते हैं। एंजाइम की डिफिशियंसी, किस एंजाइम की डिफिशियंसी होती है? सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज। ठीक है, जो क्या करता है? सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज क्या करता है? जो होमोसिस्टीन होता है, होमोसिस्टीन, ठीक है, वो आपका किस में कन्वर्ट होता है? सिस्टाथायोनिन में, है ना। और यहाँ पे इसके संग कौन मिलता है? सेरीन मिलता है। होमोसिस्टीन सेरीन जब बनाता है आपका सिस्टाथायोनिन, फिर आपका सिस्टाथायोनिन टूट जाता है किस में? सिस्टीन में। ठीक है, एक तो सिस्टीन में टूट गया था, और किस में टूटा था आपका? अल्फा कीटो ब्यूटारेट में, है ना। तो ये सिस्टाथायोन जो होता है वह किस में टूट गया? सिस्टीन में और अल्फा कीटो ब्यूटारेट में। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक। अब देखो, यहाँ पे जो एंजाइम लगता है जो होमोसिस्टीन जो सिस्टाथायोनिन में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम आता है? सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज। अब समझना, अब मेरे इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो चुकी है। किसकी? इसकी। तो क्या होगा? जैसी डिफिशियंसी होगी तो होमोसिस्टीन जो होगा सिस्टाथायोनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मेरे ब्लड और यूरिन में क्या इकट्ठा होगा? इंक्रीज लेवल ऑफ होमोसिस्टाइन। देखो, SCY का मतलब है होमोसिस्टाइन। ठीक है, इन ब्लड एंड यूरिन। ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक। अब देखो, अब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब ये होमोसिस्टीन इसमें तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो होमोसिस्टीन को किसी और में, तो बॉडी किसी और में यूज़ करेगी, तो ये होमोसिस्टीन को कहाँ पर लेके जाएगी? मीथेनिन सिंथेसिस में। ठीक है, तो क्या होगा? मीथेनिन बढ़ेगा, मीथेनिन भी आपका क्या होगा? लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो क्लासिकल होमोसिस्टाइन्यूरिया में सिस्टीन नहीं बनता। ठीक है, और क्या इकट्ठा होता है? होमोसिस्टाइन। अब एक बार समझना, मैं बार बार सिस्टाइन बोल रहा हूँ,
मैंने लिखा है होमोसिस्टाइन यूरिया और यहाँ पे क्या है, होमोसिस्टीन है ना। तो होमोसिस्टीन इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा, होमोसिस्टाइन क्यों हो रहा है, समझो। देखो होमोसिस्टीन जो होता है ना, वो आपका जब ब्लड में इकट्ठा होता है तो क्या होता है कि होमोसिस्टीन आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। होमोसिस्टीन आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, होमोसिस्टाइन। ठीक है, और होमोसिस्टाइन जो होता है वो बढ़ता है ब्लड और यूरिन में, इसलिए हम इसको होमोसिस्टाइन यूरिया बोलते हैं। ठीक है, तो समझना जो होमोसिस्टाइन है वो आपका डाइमर होता है किसका, होमोसिस्टीन का। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, अब नॉन क्लासिकल होमोसिस्टाइन यूरिया में आओ। नॉन क्लासिकल होमोसिस्टाइन यूरिया में किसका डिफेक्ट होता है, डिफिशियंसी किस एंजाइम की होती है, मिथनिन सिंथेज। ठीक है, किस में होती है, मिथनिन सिंथेज। मतलब जो होमोसिस्टीन होता है वो आपका मिथनिन में जब कन्वर्ट होता था तो ये एंजाइम काम आता था, मिथनिन सिंथेज। तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा तो होमोसिस्टीन क्या होगा, इसका लेवल बढ़ेगा किस में, ब्लड एंड यूरिन में। ठीक है, और अगर इसका लेवल बढ़ा तो एक दूसरा पाथवे इस्तेमाल कर सकता है, कौन सा, ये वाला, सिस्टाथायोनिन बनाएगा। ठीक, सिस्टाथायोनिन से क्या बनेगा, सिस्टीन बनेगा और अल्फा कीटोब्यूटाइरेट। इतना समझ आया। ठीक है, तो सिस्टाथायोनिन सिस्टीन और अल्फा कीटोब्यूटाइरेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना नॉन क्लासिकल होमोसिस्टाइन यूरिया में किसकी डिफिशियंसी होती है, मिथनिन सिंथेज, जो कि होमोसिस्टीन मिथनिन में कन्वर्ट करता था, लेकिन अब नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी होगी। ठीक है, और क्लासिकल होमोसिस्टाइन यूरिया में सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेज की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से होमोसिस्टीन सिस्टीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, बट होमोसिस्टिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिथनिन में। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक, अब आओ इसके साइन और सिम्टम में। ठीक है, इसके साइंस और सिम्टम क्या होते हैं, देखो पहला जो है वो आपका है डिसलोकेशन ऑफ लेंस। तो होमोसिस्टाइन यूरिया में क्या होता है, डिसलोकेशन ऑफ लेंस होता है। ठीक है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिया लेंटिस। ठीक है, डिसलोकेशन लेंस का इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिया लेंटिस। ठीक ठीक, अब बच्चों एक्टोपिया लेंटिस हुआ क्यों, समझना। देखो हमारे ब्लड में किसका लेवल बढ़ चुका था, होमोसिस्टीन का, होमोसिस्टाइन का। ठीक है, किसका, होमोसिस्टाइन। ये होमोसिस्टाइन क्या करता है, देखो लेंस का जो, देखो लेंस को पकड़ने के लिए आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आइज में, है ना। तो उस वो जो स्ट्रेंथ होती है वो जो कहाँ से आती है, कोलेजन से आती है, समझ रहे हो। ठीक है, क्या कहाँ से आती है, वो कोलेजन से आती है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्या होता है, जो होमोसिस्टाइन होता है ना, वो क्या करता है, जो कोलेजन की सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन की। ठीक है, ये क्या करता है, डिसरप्ट करता है, इसके प्रोसेस को क्या करता है, डिसरप्ट करता है। ठीक है, कैसे करेगा, मतलब ये क्या करेगा, ये वीक कर देगा किसको, क्रॉस लिंकिंग बिटवीन कोलेजन में। ठीक है, जो कोलेजन में क्रॉस लिंकिंग होती है ना, देखो कोलेजन में क्रॉस लिंकिंग जब होती है, ऐसे पूरी क्रॉस लिंकिंग जब होती है तो कोलेजन और स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, बट होमोसिस्टीन जो होता है वो क्या करता है, कोलेजन की जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसमें इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलेजन जो होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वीक हो जाएगा तो कनेक्टिव टिश्यू वीक हो जाते हैं, जो भी लेंस में वगैरह पकड़ के रखे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वीक हो जाएंगे तो क्या होता है, डिसलोकेशन ऑफ लेंस हो जाता है। ठीक है, जिसे हम एक्टोपिया लेंटिस बोलते हैं। रीज़न समझ आया। ठीक, दूसरा रीज़न आपका है कि इसमें क्लॉट फॉर्मेशन देखने मिलता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन क्यों होता है, अब समझो। देखो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि जो आपका होमोसिस्टीन होता है, ठीक है, होमोसिस्टाइन, वो आपका क्या करता है, वो आपका एक्टिविटी बढ़ा देता है।
किसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, किसकी, क्लॉटिंग फैक्टर्स की। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर क्या करेगा, एक्टिविटी बढ़ा देगा इसकी, है ना, और क्या करेगा, और इनहिबिट कर देगा एक्टिविटी किसकी करेगा, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स की। अब देखो होमोसिस्टाइन ने क्या किया, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन्स को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, मतलब एक्टिविटी कम कर दी, और एक्टिविटी किसकी बढ़ा दी, क्लॉटिंग फैक्टर की। अगर क्लॉटिंग फैक्टर की एक्टिविटी बढ़ गई तो क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, होमोसिस्टीन जो होता है वो आपका क्या करता है, जो प्लेटलेट की स्पेलिंग क्या होती है, प्लेटलेट, हाँ, प्लेटलेट को क्या करता है, एक्टिवेशन करता है, प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है और एग्रीगेशन कॉज करता है। ठीक है, देखो होमोसिस्टीन ने पहला ये काम कर दिया, दूसरा काम क्या होता है, प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है और उनका एग्रीगेशन करता है। सिंपल सी बात है, जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है तो प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं नहीं, तो ये क्या करेगा, ये प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से प्लेटलेट एक्टिवेट होंगे तो क्या होंगे, वो एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। इतना समझ आया, ठीक। अब तीसरा समझो, तीसरा जो है वो आपका कौन सा है, आपका एक तो मैंने बताया डिसलोकेशन ऑफ लेंस होता है, ठीक है, दूसरा आपका ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है, ठीक, ध्यान रखना, ठीक है, और तीसरा होता है आपका इंटेक्चुअल एबिलिटी। इंटेक्चुअल स्पेलिंग क्या होती है इंटेक्चुअल एबिलिटी की, हाँ, इंटेलेक्चुअल मैं गलत बोल गया, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। देखो अब इंटेक्चुअल डिसएबिलिटी कैसे होती है, इंटेक्चुअल डिसएबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब ब्रेन का जो डेवलपमेंट, जो ब्रेन है उसमें क्या होता है, कुछ कमियां होती हैं। ठीक है, मतलब ब्रेन में क्या होता है, डिसएबिलिटी स्टार्ट होती है। ठीक है, क्या होता है उसमें, मतलब ये होता है कि जो आपका होमोसिस्टीन होता है, होमोसिस्टाइन, ठीक है, वो आपका क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है। मेनली किसका इम्बैलेंस हो जाता है, सेरोटोनिन एंड डोपामीन। और सेरोटोनिन डोपामीन क्या करते हैं, ये आपके ब्रेन का मूड को रेगुलेशन करते हैं, है ना, और ओवरऑल ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करते हैं ये दोनों मिलके। तो क्या होगा, जब होमोसिस्टीन आपका न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस कर देगा किसका, सेरोटोनिन डोपामीन का। ठीक है, तो और ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन डोपामीन का काम क्या है, मूड को रेगुलेशन करना और जितनी भी ब्रेन हेल्थ है ओवरऑल उसको कंट्रोल करना। जब इनका इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो यही आपके साइन और सिम्टम हो गए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। ठीक है, डायग्नोस हम कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, मतलब डायग्नोस कैसे कर सकते हो, तुम प्लाज्मा में होमोसिस्टीन का लेवल चेक कर सकते हो। ठीक है, होमोसिस्टीन का लेवल चेक कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, मिथ्योनिन टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, यूरिनरी मिथ्योनिन एंड होमोसिस्टीन का लेवल चेक कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। और चौथा है जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, और एक और है जिसे हम बोलते हैं साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। देखो साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो होता है वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब इसे ये मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है ना, ठीक है, वो आपके ये वाले होते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है, प्लाज्मा होमोसिस्टीन लेवल चेक करना, ये मेन टेस्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट कर लेते हैं लेकिन कंफर्मेटरी नहीं होता, मतलब ऐसे वगैरह। ठीक है, तो मतलब कर लेते हैं, ठीक है, डायग्नोस करने के लिए, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, अब ये समझो साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट करते कैसे हैं। देखो समझना, इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं। ठीक है, यूरिन सैंपल लेंगे जिसमें क्या होगा,
होमोसिस्टाइन का लेवल बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, रीएजेंट ऐड करते हैं। रीएजेंट ऐड करते हैं, कौन सा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ऐड करते हैं एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम ये ऐड करते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही इसको ऐड करते हैं यूरिन में, तो क्या होता है, यूरिन में जो होमोसिस्टीन होता है, सिस्टाइन, वो आपका रिएक्ट कर जाता है किससे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से। ठीक है, ठीक है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, जैसे इन दोनों से रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनाता है ये आपका पर्पल कलर का क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है, ये बताता है इंडिकेट डेट होमोसिस्टाइन प्रेजेंट है किसमें, यूरिन में। ठीक है, तो यही आपका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट होता है। इतना समझ आया बच्चों? तो ये बात ध्यान रखना, मतलब साइनाइड नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट, मतलब ये टेस्ट है ना, बेस्ट नहीं माना जाता, बस ये है। ठीक है, करते हैं लेकिन बेस्ट नहीं माना जाता। बेस्ट आपका प्लाज्मा होमोसिस्टीन लेवल और जेनेटिक टेस्टिंग माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। अब मेरे को एक चीज़ और बतानी है। देखो मैंने बोला था यहाँ पे एक्टोपिया लेंटिस होता है, मतलब लेंस का डिसलोकेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें जो लेंस का डिसलोकेशन होता है कैसा होता है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड की तरफ। ठीक है, ठीक। अब देखो सुनो, एक ऐसा सिंड्रोम है जिसका नाम है मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, इस मार्फन सिंड्रोम में भी आपका क्या होता है, एक्टोपिया लेंटिस। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक्टोपिया लेंटिस जो होता है ना, जो लेंस होता है, ठीक है, वो कैसे डिसलोकेट होता है, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ठीक है, ध्यान रखना, होमोसिस्टाइन यूरिया में जो लेंस जो डिसलोकेट होता है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड होता है। ठीक है, और मार्फन सिंड्रोम में जो एक्टोपिया लेंटिस होता है वो आउटवर्ड और अपवर्ड होता है। ठीक है, और ये समझ आ गया कि होमोसिस्टाइन जो होता है वो आपका क्रॉस लिंकिंग जो होती है कॉलेजन की, वो वीक कर देता है, जिसकी वजह से आपका लेंस जो होता है वो मतलब लेंस के जो फाइबर होता है, कनेक्टिविटी फाइबर होते हैं, वो आपके वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिसलोकेट हो जाता है। ये समझ आ गया, साइन वगैरह जो भी थे। ठीक है, सो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, जो भी दिक्कत आए पढ़ाई में मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। अगर नहीं समझ आया तो मुझे दोबारा बता देना, मैं तुम्हें दोबारा बता दूंगा। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।